गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद दुर्मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाई गई इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे, है ना। जैसा कि हम लोगों ने लॉकडाउन को ध्यान में रख के ऑनलाइन क्लासेस की योजना आरंभ की है, ताकि हमारे जो छात्र हैं उनका किसी भी प्रकार से नुकसान न होने पाए। और ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस योजना को भली भांति समझ रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। आइए आज बात करते हैं इतिहास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शायद ये विषय आप सब लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये इतिहास में इसका नाम बहुत अधिक फेमस है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों फेमस है, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस टाइम में आया 1540 से 1545 में लिखा हूँ, जिस टाइम में आया उस टाइम भारत में मुगलों का शासन था। अब सोचिए, मुगल जो कि इतने शक्तिशाली शासक थे, है ना, इतने योग शासक थे, वहां पर एक, है ना, सूर्य वंश का शासक व्यक्ति आता है और मुगल वंश में एक नए वंश की स्थापना करता है। इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, है ना। इसके पीछे की कहानी क्या है? जब इतना मोस्ट पावरफुल इंसान के बारे में अपन बात कर रहे हैं, एक मोस्ट पावरफुल शासक के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्चित है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये था कौन, कहाँ से आया और किस तरह इसने भारत में, जबकि भारत में मुगलों का शासन था, उस टाइम में ये भारत में एक नए राजसत्ता की स्थापना करता। आइए थोड़ा सा इसके बारे में परिचय करा देता हूँ आपको, ये था कौन, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, है ना, कि आखिर शेर शाह सूरी था कौन। शेर शाह की बात करें तो वास्तव में जो आप लोग अभी नाम देख रहे हैं शेर शाह सूरी, वास्तव में इसका असली नाम नहीं था। ये नाम तो बहुत बाद में आया। बचपन में इसका नाम फरीद था और ये अफगान से आया था। इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, इसकी जो माँ थी, इसकी माँ सौतेली थी और बचपन से ही फरीद से वो ईर्ष्या करती थी, नफरत करती थी। जिस कारण फरीद का अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए फरीद ने बचपन से ही संघर्षों की जिंदगी जी है और कभी निराश नहीं हुआ, है ना। इसने बचपन से संघर्ष किए हैं, इससे एक नई शिक्षा भी मिलेगी आप सभी लोगों को, और कभी यह निराश नहीं हुआ। इसके बाद फरीद ने क्या किया, फरीद जब अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण, अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण परेशान हो गया, तो इसने बहार खां के यहाँ नौकरी कर ली थी। लेकिन कहते हैं कि इतिहास जिसको जहां से ले जाना चाहेगी वो लेके जाएगी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना। और फरीद जो कि एक साधारण घर से था, एक साधारण परिवार से था, बहार खां के यहाँ नौकरी करता है। और एक दिन क्या होता है कि बहार खां फरीद के साथ जंगल में शिकार करने गया था। इसकी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे फरीद से इसका नाम बदलता है ना। एक दिन बहार खां के साथ फरीद जंगल जाता है, तो जो सैनिक होते हैं वो सैनिक पीछे ही रह जाते हैं और सामने एक शेर आता है। इतिहास में लिखा है, सामने एक शेर आता है, तो फरीद ने बिना अस्त्र शस्त्र के उस शेर की हत्या कर दी। सोचिए, बिना अस्त्र शस्त्र के फरीद ने उस शेर की हत्या कर दी। उसी दिन से इस बहार खां ने इसे एक नई उपाधि दी और इसका नाम पड़ गया शेर खां। क्या कहा जाने लगा उस दिन से, फरीद का नाम क्या हो गया, शेर खां। अभी शेर शाह सूरी नहीं हुआ है, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि शेर शाह सूरी इसका नाम कब पड़ता है। अभी इसका नाम क्या हो गया, शेर खां। इसके बाद कहा जाता है कि फरीद चूंकि एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसमें शासन करने की इच्छा अत्यधिक प्रबल थी।
एक साहसी वीर योद्धा था और उसे शेरशाह को ज्ञान का बड़ा ही इंटरेस्ट था, उसको नॉलेज। इसलिए उसने कहा गया कि कुछ समय तक विद्या अध्ययन भी किया, अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता भी रहा है ना। शेरशाह सूरी। अभी अपन बात करते हैं, अब अपन आ गए फरीद से। कहाँ, अभी मैं इसका नाम बताता, फरीद से इसका नाम क्या पड़ गया, शेर खां, है ना। कहा जाता है कि कुछ दिनों तक इसने बाबर के यहाँ भी नौकरी की थी और मुगल प्रशासन को इसने गहराई से समझा। आखिर मुगलों की नीति क्या है, मुगलों की योजना क्या है, अंत में क्या होता है, आगे की कहानी क्या है कि सन 1539 में, सन 1539 में शेर खां क्या करता है, कुछ सैनिक टुकड़ियों के साथ भारत आता है और हुमायूं से युद्ध करता है। अब सोचिए, हुमायूं एक मुगल शासक था, एक हुमायूं के पास सारी शक्तियां थी, हुमायूं के पास अत्याधिक सेनाएं थी, है ना, सेनाओं के पास आधुनिक हथियार थे। शेर खां के पास कुछ भी नहीं था सिवाय आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा, है ना। शेर खां के पास सिर्फ क्या था, आत्मविश्वास कि मुझे शासन करना है, मुझे भारत में शासन करना है, मुझे दिल्ली की गद्दी में बैठना है। तो सन 1539 में हुमायूं और शेर खां भिड़ जाते हैं एक चौसा नामक स्थान पर, जिसे कि चौसा का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में एक ऐतिहासिक रिजल्ट आता है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। मुगल वंश के महान शासक हुमायूं को शेर खां ने चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया और कहा जाता है कि हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, है ना। हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता, और इतिहास में यह भी वर्णित है कि हुमायूं घोड़े सहित यमुना नदी में कूद जाता है ना, घोड़ा डूब जाता है और किसी तरह से हुमायूं बच जाता है। अब यहां से शुरू होती है एक नई कहानी। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से बचपन में इसको क्या कहते थे, फरीद से क्या बना, शेर खां, है ना। क्या कहा जाता था, फरीद से उसका नाम बना शेर खां। अब यही शेर खां जब 1540 में दिल्ली की गद्दी में बैठता है, एक नए नाम से बनता है, दिल्ली गद्दी में हुआ, किस नाम से बैठता है, शेरशाह सूरी के नाम से, है ना। अब वो दिल्ली की गद्दी में सन 1540 में जब फरीद, जो कि शेर खां के बाद अब किस नाम से बैठता है दिल्ली गद्दी में, शेरशाह सूरी के नाम से। अब यहां से शुरुआत होती है शेरशाह सूरी की। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ये शेरशाह सूरी था, इसका नाम शुरू से आरंभ में शेरशाह सूरी नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही साधारण परिवार से था। इसने बचपन से बहुत संघर्ष किए, लेकिन इसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए मैंने कहा है कि इतिहास से हमने क्या सीखा, इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। एक साधारण सा बालक, एक साधारण सा व्यक्ति, जिसने सिर्फ अपने आत्मविश्वास, साहस और निरंतर अभ्यास के दम पर दिल्ली की गद्दी में राज करता है ना। 1540 से 1545 जब बहुत कम राज करता है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन 5 वर्षों में उसने जो काम किए हैं, शायद इतिहास में उन कार्यों का आज भी वर्णन किया जाता है। और कहा जाता है कि इसके बाद जब अकबर हुआ तो अकबर ने शेरशाह सूरी के कार्यों का अनुसरण किया था, है ना। शेरशाह सूरी ने जो कार्य किए थे उसके कार्यों का अनुसरण किया था। पहला जो इसने दिल्ली की गद्दी में बैठा, तो दिल्ली की गद्दी में बैठे इसने सर्वप्रथम जो कार्य किया था महान का, कृषि सुधार किया था। कृषि में सुधार। इसके पहले जो शासक हुए, इसके पहले शासक सिर्फ कृषि से लगान वसूल करते थे। उनको और कोई मतलब नहीं था कि किसानों के लिए
कोई सुविधा मुहैया कराना, सिंचाई की व्यवस्था कराना या अन्य कार्य करना, या किसानों की हालत क्या है। लेकिन सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने कृषि में सुधार किया। इसके लिए उसने जमीन को क्या किया, जमीन का बंटवारा किया, जमीन को 3 भागों में बांट दिया। पहला जो कहलाता था उसे कहते थे उत्तम, उसके बाद मध्यम, और उसके पास कहलाता था जो बंजर जमीन होती थी उसको निर्जन बोलते थे। उसने जमीन को 3, उत्तम जिसमें जो जो उर्वरा शक्ति से युक्त जमीन है जिसमें अच्छी खेती होती है, मध्यम जिसमें कुछ कम उर्वरा शक्ति है, और निर्जल जो जिसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की है ना फसल नहीं उगती थी। इससे क्या हुआ कि इससे किसानों को कर देने में सहूलियत मिली, क्योंकि किसानों को जो कर है अब जमीन के हिसाब से देना पड़ता था। उत्तम में ज़्यादा, मध्यम में उससे कम, और निर्जन में बिल्कुल भी कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन इसके पहले क्या होता था, इसके पहले ऐसा नहीं था। जमीन एक साथ दे दी जाती थी, चाहे वो उपजाऊपन हो या चाहे बंजर हो, है ना। तो ये उसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, है ना, शेरशाह ने। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा, जो आज भी आप लोगों ने सुना होगा, और एक प्रश्न भी आता है जनरल नॉलेज में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। दूसरी इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट, सड़क और परिवहन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था। अभी तक जो हमने पढ़ा, दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा, मुगल काल, इसमें कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने सड़क के बारे में सोचा हो। पहला शासक था शेरशाह सूरी, जिसने सड़कों की ओर भी विशेष ध्यान दिया। इसने इसकी जो सबसे फेमस सड़क है जिसे सड़के आजम कहा गया, सड़क ए आजम, और आधुनिक दौर में इसी सड़के आजम को किस नाम से जाना जाता है, इसी सड़के आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास में बहुत फेमस है। एक प्रश्न बनता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की, है ना, किसने बनवाई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने। पीएससी में आया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने के द्वारा करवाया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड की जो व्यवस्था है किसने करवाई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण कराया गया था। और इसे या कि एक कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली देता हो तो उसमें यह आता है कि सड़के आजम के नाम से, है ना, सड़के आजम के नाम से किस रोड को जाना जाता है। उसमें 4 ऑप्शन है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना, नाम उसने क्या दिया था, सड़के आजम कहा गया था ग्रैंड ट्रंक रोड को। तो आज हमने एक ऐसे महान शासक के बारे में पढ़ा जिसने इतिहास में एक नए वंश की शुरुआत की थी जिसे सूरी वंश कहा गया, और यह अफगान से आया था, अफगानी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसने भारत में उस टाइम पीरियड में एक नए वंश की स्थापना की थी जब भारत में हुमायूं जैसे महानतम शासक शासन कर रहे थे। इससे यदि हम इसके चरित्र या योग्यता की बात करें तो इससे सिद्ध होता है कि इसका चरित्र अति उत्तम था, है ना। इसके अंदर साहस, आत्मविश्वास, कूटनीति सारे गुण विद्यमान थे। किसी महान इतिहासकार ने कहा है कि शेरशाह सूरी को के यदि व्यक्तित्व की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, तो इसमें शेर जैसे साहस और लोमड़ी जैसे कूटनीति भरी हुई थी, जिसके दम पर उसने भारत में शासन किया। मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं बहुत सारे इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बेस्ट ऑफ लक।